Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I will discuss cultivation of barley crop. बारले को हिंदी में बोला जाता है जौ की जो खेती होती है, बारले की जो खेती होती है वो कोई भी किसान खाने के लिए नहीं करता है। इसकी जो खेती होती है वो होती है माल्ट पर्पज़ के लिए। इसका जो कल्टीवेशन होता है माल्ट पर्पज़ के लिए होता है, जिससे बियर प्रोडक्शन होता है, एल्कोहल बनाया जाता है। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है माल्ट। ये माल्ट पर्पज़ के लिए कल्टीवेशन किया जाता है। तो पहले तो हम इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। बारले का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है होर्डियम वल्गेर। ठीक है, आपने कई बार बुक में देखा होगा बॉटनिकल नेम के आगे एल लगा होता है। ये एल क्या होता है? एक वैज्ञानिक है कार्ल लिनियस। ठीक है, 90% जितने भी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं वैज्ञानिक ने दिए हैं। इसलिए जो कार्ल लिनियस का जो एल है वो बॉटनिकल नेम के आगे लगाया जाता है, क्योंकि 90% हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो कार्ल लिनियस ने ही दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बारले की फैमिली की बात करें तो किस फैमिली के अंदर इसको रखा गया है? ग्रैमनी फैमिली के अंदर इसको रखा गया है। ग्रैमनी का जो नया नाम है वो है पोएसी। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n=14। ठीक है, इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है? इसका ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया में। इसके अंदर प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में होता है, 11.6% इसके अंदर प्रोटीन होता है। और वो किस फॉर्म में होता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रोटीन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो एल्ब्यूमिनेट फॉर्म में होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिनोइड फॉर्म के अंदर प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके लिए कल्टीवेशन किया जाता है? ये माल्ट पर्पज़ के लिए कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, इसका जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है, जो इसका इन्फ्लोरेंस होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं, उसको क्या हम क्या बोलते हैं? इसको इन्फ्लोरेंस को हम बोलते हैं स्पाइक। जो बारले का जो इन्फ्लोरेंस होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइक। अब इसकी स्पीसीज की बात करें तो इसके अंदर दो स्पीसीज पाई जाती है। एक है 2 रो बारले और एक होता है 6 रो बारले। 2 रो बारले में जो रो देखने को मिलती है 2 रो देखने को मिलती है, और 6 रो बारले में जो रो होती है वो 3 रो होती है, आगे की ओर होती है और 3 रो पीछे की ओर होती है। टोटल 6 रो इसके अंदर होती है। 2 रो बारले की एग्जाम्पल की बात करें तो 2 रो बारले का जो एग्जाम्पल है वो है होर्डियम इरेगुलर और होर्डियम डिस्टिकोन। और जो 6 रो बारले है जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है वो है होर्डियम वल्गेर, जो कि काफ़ी कल्टीवेट किया जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो एक रबी क्रॉप है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर ये समर सीजन में भी ग्रो किया जाता है। मेनली ये रबी क्रॉप है। इसको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर बेस्ट सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें तो डीप लोमी सॉइल इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और पीएच की बात करें तो 6 से 7.5 पीएच के बीच में इसका पीएच रहना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं सीड रेट और स्पेसिंग के बारे में। यहाँ पर जब हम सीड रेट लेते हैं तो वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम यहाँ पर सीड रेट लेते हैं। जब भी हम सीड रेट की बात करते हैं तो जो उसका बेस होता है वो पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में हम कितना किलो सीड हम डालेंगे उस हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, तो सीड रेट यहाँ पर लेते हैं 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर स्पेसिंग की बात करें, रो से रो के बीच में दूरी कितना होना चाहिए? रो से रो के बीच में जो दूरी है वो होना चाहिए 22.5 सेंटीमीटर। जो कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 22.5 सेंटीमीटर हमें रखना है। ठीक है, हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पर जो हम सोइंग मेथड होती है वो हमारे सीड ड्रिल से हम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्लांट टू प्लांट यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन रो टू रो हम मेंटेन कर सकते हैं। 22.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमें यहाँ पर रखनी होती है। सोइंग मेथड की बात करें तो सोइंग मेथड यहाँ पर बेस्ट मानी जाती है सीड ड्रिल से। ठीक है, लेकिन पहले जो मेथड होती थी वो होती थी केरा एंड पेरा मेथड, जो बैलगाड़ी मेथड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। बैलगाड़ी से हम वहाँ पर बीज डालते थे, लेकिन आजकल जो हो रही है वो सीड ड्रिल से हो रही है। बेस्ट टाइम सोइंग क्या होना चाहिए? बेस्ट टाइम होना चाहिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं क्रॉप को उसमें एनपीके का रेशियो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो जो रेशियो होना चाहिए वो अगर इरीगेटेड कंडीशन है तो उसमें जो हम रेशियो देंगे वो देंगे 60:30:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रेशियो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर माल्ट पर्पज़ के लिए खेती हो रही है, माल्ट पर्पज़ के लिए अगर खेती हो रही है तो इसमें जो एनपीके को रेशियो रहेगा वो रहेगा 80:40:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर रेनफेड कंडीशन है, रेनफेड कंडीशन में जो हम देंगे वो देंगे 30:20:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। लेकिन फर्टिलाइजर क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, जितने भी एग्जाम में फर्टिलाइजर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब इरीगेशन की बात करें तो 2 से 3 इरीगेशन नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर लगते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज जो मानी जाती है वो मानी जाती है एक्टिव टिलरिंग स्टेज। लेकिन हम जब बात करते हैं माल्ट पर्पज़ की, माल्ट पर्पज़ के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो मिनिमम हमें 3 इरीगेशन यहाँ पर देना होते हैं। पहला हमें CRI स्टेट में देना होता है। ठीक है, CRI में। दूसरा हमें पेनिकल इमरजेंस में देना होता है और तीसरा हमें ग्रेन फॉर्मेशन में देना होता है। ठीक है, खरपतवार को कैसे मैनेज करेंगे? वीड मैनेजमेंट की बात करें तो जो 240 होता है वो कंट्रोल करता है
जितने भी ब्रॉड लीफ वीड होते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पर 2,4-D करता है। ठीक है, वो जो नैरो लीफ वीड होते हैं, पतली सकड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, उनको कंट्रोल करता है आइसोप्रोट्यूरोन। बारले की बात करें तो इसकी हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए? इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए हमें मार्च एंड में, या हम बात करें तो अप्रैल के जो शुरू के 14 दिन होते हैं, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल, उसमें हमें इसकी हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। उपज की बात करें तो यहाँ पर 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पर उपज आती है। अब एक बार हम जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद अगर हमें स्टोर करना है तो उसमें सीड में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 12% मॉइस्चर सीड में होना चाहिए स्टोर करने के लिए। ठीक है, स्टोरेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टोरेज कितना होना चाहिए? 12% मॉइस्चर पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और बारले कल्टीवेशन में अगर जिंक डेफिशिएंसी देखी जाती है, जिंक की कमी देखी जाती है, तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं ZnSO4। ठीक है, कितने किलो हम अप्लाई करते हैं? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सीड ट्रीटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर हम विटावेक्स से भी करते हैं सीड ट्रीटमेंट, बाविस्टिन से भी करते हैं। ठीक है, अगर हम थायराम और बाविस्टिन दोनों को मिला के करें तो उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो रेशियो रखना पड़ेगा वो 1:1 का रखना पड़ेगा, मतलब दोनों बराबर मात्रा में होना चाहिए, थायराम और बाविस्टिन। बारले के अंदर एक ड्वार्फिंग जीन होता है, वो जीन कौन सा होता है? वो जीन होता है UZU, UZU। UZU एक ड्वार्फिंग जीन होता है बारले के अंदर, जो कि कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था जापान के अंदर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बारले की हुस्कलेस वेराइटी कौन सी है? छिलका रहित वेराइटी इसकी कौन सी है? ठीक है, तो हुस्कलेस वेराइटी की बात करें तो इसके अंदर जो हुस्कलेस वेराइटी है वो है डोलमा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डोलमा के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये माल्ट पर्पज़ के लिए सूटेबल नहीं होती है। माल्ट पर्पज़ के लिए जो वेराइटी सूटेबल होती है माल्ट एंड बियर पर्पज़ के लिए, वो होती है क्लीपर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, माल्ट एंड बियर पर्पज़ के लिए कौन सी बेस्ट वेराइटी बारले में मानी जाती है? वो मानी जाती है क्लीपर। क्लीपर एक बहुत अच्छी वेराइटी है माल्ट एंड बियर पर्पज़ के लिए। उसके बाद इसके अंदर एक डिसीज़ देखी जाती है मोलिया, जो कि किसके कारण होती है? निमाटोड के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोलिया निमाटोड रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोलिया निमाटोड रेजिस्टेंट वेराइटी, मोलिया निमाटोड रेजिस्टेंट वेराइटी RD2052, RD2035 एंड राजकिरण। ये 3 वेराइटी है जो कि मोलिया निमाटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है। ठीक है, इट इज़ टॉलरेबल टू सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। अगर हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो अल्कलाइन नेचर की है या हमारी मिट्टी सेलाइन नेचर की है, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में बारले ग्रो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बारले टॉलरेबल होता है सेलाइन और अल्कलाइन नेचर में। ठीक है, तो ये थी बारले के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।